बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स मैकेनिक्स 1 PHY 301 BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर इवनिंग fall 2021. So in the last lectures we have discussed about the rotational motion in a very detail. We have discussed the rotational kinematics, kinetics, and the rotational laws and the rotational kinetic energy and their relation between the linear and angular physical quantities. So इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। आज के जो लेक्चर के अंदर जो है we will discuss about the conservative and non-conservative forces work done by the conservative force, work energy theorem and the potential energy curves। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। So what is the conservative force? The work done, if we done the work done, then this type of the work done is stored in the form of energy and that can be released. तो इस तरह के हम work done को कहेंगे कि ये conservative force के ने किया हुआ है. So the work done by a conservative force moving an object around a closed path is zero. So the force depends upon the position only. याद रखिएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स की दो फीचर्स हैं कि अगर आपके पास आप वर्क डन करते हैं क्लोज पाथ के अंदर कर रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सेकेंडली द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ओनली, तो जो फोर्स होगी वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगी। सिमिलरली जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स है और उसको एक स्केयर फॉर्म के अंदर उन्होंने इस पे वर्क डन करने की कोशिश की है। तो आप सब लोग जानते हैं जो वर्क डन है एक्चुअली तौर पे इट इज टेकन एज एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू F dot D. So this is the dot product of force and displacement. So you can say the force in the direction of displacement produce the work done. So as you can see here, the force is represented here as from A to B represented by the रेड एरो, और ये जो आपका ब्लू एरो है ये आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रहा है और ये फोर्स है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है, cos 90 जीरो होगा। जब आप इसको ओपन करते हैं तो एफ डॉट डी जो है एक्चुअली तौर पे इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एफ डॉट टी इज इक्वल टू आपके पास एफ एफ डी कॉस थीटा एंड दिस एफ डी कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 90 डिग्री। अगर पुट करते हैं कॉस तो ये आपके पास क्या होगा, वर्क डन जीरो हो जाता है। इन द सेम वे आपके पास जो है वो इन द सेम वे वी कैन आल्सो फाइंड आउट दी फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी जो है आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो है वर्क डन जो है वो बनता है आपके पास फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, और ये आपके पास 180 डिग्री के दरमियान है। सो दिस विल बी द नेगेटिव वन आंसर आएगा कॉस का। अगर आप ये देखें अगेन तो ये डी है और ये एफ है और इसके दरमियान जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री बन रही है अगेन। सो दिस इज द जीरो वैल्यू। और इन द सेम वे वी हैव हियर दी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल एक दूसरे को, सो दिस इज दी cos 0 और cos 0 1 होता है। तो आप देखें तो ऊपर भी जीरो है, नीचे भी आपके पास 1 और +1, तो इन सब का जो आंसर है वो आपके पास क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। सो ये वर्क डन किस फोर्स ने किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया है तो ये आपके पास क्या आएगा, टोटल वैल्यू जीरो आ जाएगी। सो द वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको हम कहेंगे द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स टू हैविंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू द जीरो। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज बेसिकली द कंजर्वेटिव फोर्स। इन द सेम वे वी कैन आल्सो डिफाइन द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो द वर्क इट डज नॉट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिलीज एट लेटर टाइम। याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है एनर्जी स्टोर नहीं होती बल्कि डेसिपेट होती है। द सेकेंडली दो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो ये है, द वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मूविंग एन ऑब्जेक्ट अराउंड द क्लोज पाथ इज नॉन जीरो एंड द फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन ओनली ऑन पोजिशन। ये एक दूसरे के उल्ट है। So as you can see है कि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल है और वही बॉक्स है जिसको उन्होंने रोटेट करवाने की कोशिश की है। बट नाउ फॉर दिस टाइम एक फ्लोर है जिसके ऊपर ये बॉक्स जो है वो ड्रैग किया जा रहा है। ए से बी जब ड्रैग करते हैं, बी से सी, सी से डी और डी से ए, तो यू विल फाइंड दैट द फ्रिक्शनल फोर्स जिसकी वजह से ये आपके पास जो वर्क डन है वो हमेशा आपके पास क्या रह रहा है, नेगेटिव रह रहा है। ड्यू टू दिस रीजन आपके पास जो है
ओवरऑल आपके पास नॉन जीरो वैल्यू आएगी अगर इस क्लोज पाथ के जितने भी वैल्यूज हैं इनको ऐड करते हैं। तो दैट्स वाई आपके पास ये नॉन जीरो वैल्यू आ रही है इन अ क्लोज पाथ, जो शो कर रहा है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है बल्कि ये नॉन कंजर्वेटिव बिहेवियर है फोर्स का। सिमिलरली अगर आप किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर के साथ काम कर रहे हैं तो उसका जो वर्क डन होगा किसी भी क्लोज पाथ के लिए वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। वो पाथ कुछ भी शक्ल का हो सकता है, ए से हम बी की तरफ जाते हैं, बी से ए की तरफ जाते हैं, या इवन दो वी गो फ्रॉम दिस पाथ टू दिस बी, तो हम किसी भी मुतबादल रास्ते को इख्तियार करें बट द वर्क शुड बी इक्वल टू दिस वन, तो याद रखिएगा उनका जो वर्क होना चाहिए वो बराबर होगा। अगर ये सिचुएशन है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो वर्क डन है बाय द कंजर्वेटिव फोर्स वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। याद रखिएगा जो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स होती है, एक तो उसका जो वर्क डन है ना क्लोज पाथ वो जीरो होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप पाथ नंबर 1 को इस्तेमाल करें, 2 को करें या 3 को करें, दे हैव द सेम वर्क डन। Similarly, we can differentiate between the conservative and non-conservative forces. So किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कंजर्वेटिव को, नॉन कंजर्वेटिव को? वेरी इजी है। द पॉजिटिव वर्क डन बाय इट्स काइंड ऑफ फोर्स ऑलवेज चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड डू नॉट ऑन द पाथ। तो ये बॉडी के पाथ पे डिपेंड नहीं होती बल्कि जब भी वर्क डन किया जाएगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। सेकेंडली, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, द पॉजिटिव वर्क डन बाय दिस काइंड ऑफ द फोर्स is also always changes the kinetic energy of the body. It depends upon the body on the path. Similarly, the negative work done by this kind of the force decreases the kinetic energy. याद रखें कि अगर पॉजिटिव वर्क डन है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर नेगेटिव वर्क डन है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इन द सेम वे अगर नेगेटिव वर्क डन है तो आपके पास जो फोर्स है वो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज करती है। सो दिस डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी गेट स्टोर्ड इन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है अगर एक जगह कम हो रही है तो जिस ज़्यादा होती है, तो ये एक्चुअली तौर पे दिस इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, while this decrease in the kinetic of the body get dissipated as a form of heat and sound। तो ये इस हवाले से जो है वो हीट और साउंड की फॉर्म में डेसिपेट होती है। So work energy theorem can be written as according to the work energy theorem, work can be converted into energy and energy can be converted into the work done. So that's why W work done is equal to change in kinetic energy, or the work done is equal to change in potential energy with minus sign. But for the case of non-conservative energy, so the work energy theorem can be here as W is equal to change in kinetic energy but not as a change in potential energy। तो ये इस हवाले से ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स होके चल रही होती हैं। So in the same way, we have different types of the conservative forces। तो ये तो नेचर होगी कि ये कैसे होगा, वर्क एनर्जी आपस में किस तरह से यू कैन से द इंटीग्रेट करते हैं, रिलेट करते हैं। बट ऑब्वियसली कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं वो किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी हैं? सो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सारी सारी जो है मैग्नेटिक फोर्स होगी, ये सारी की सारी जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। जबकि फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन कॉर्ड, मोटर, रॉकेट propulsion, पुल एंड पुश जो है ये सारी की सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। So now we are able to understand that how energy जो है convert into the work and work can be converted into energy। इसका बड़ा सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है कि if we pick up a ball, अगर हम एक बॉल को पकड़ें और उसको उठा के एक शेल्फ पे रखें, then we have done a work on the ball। We can get the energy back if the ball falls back off the shelf, and as you can see here, gravity does work on the ball releasing the work that we put in before। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आपने फॉर एग्जांपल एक बुक है और बुक को आप अपलिफ्ट करते हैं किसी हाइट के ऊपर और उसको वहां से ड्रॉप कर देते हैं। तो पहले आपने जब अपलिफ्ट किया था तो इसके अंदर आपने वर्क डन किया अगेंस्ट द ग्रेविटी और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी हुई है। जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है और ये बुक जो है वो दोबारा से डाउनवर्ड आ जाती है। इन द सेम वे
इसी चीज़ को अगर आप देखें तो ये डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी भी बन रही है कि एक्चुअली तौर पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है या जब कोई कंजर्वेटिव वर्क डन किसी बॉडी पे होता है अगेंस्ट द पोटेंशियल एनर्जी, तो वो उसकी एनर्जी की वैल्यू को चेंज कर देता है। सो द इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी हो जाता है और वो इनिशियली इसको अपलिफ्ट करके फाइनल एनर्जी की फॉर्म में ले जाते हैं। अगर आप इसको रीअरेंज करें तो ये कंजर्वेटिव वर्क डन बराबर आ जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद माइनस साइन। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि जब आपके पास इनिशियली था तो इसकी एच की वैल्यू 0 थी। आपने इसको एक हाइट 0.5 मीटर के ऊपर इसको अपलिफ्ट किया, तो टोटल वर्क डन जो आपने अगेंस्ट द ग्रेविटी किया वो किसके बराबर है? वो है जी आपके पास 13.5। ये किस तरह से निकला कि वर्क डन बराबर होता है mg, दैट इज द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास जो हाइट है वो डाउनवर्ड अपवर्ड है, जबकि डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है। सो यू कैन सी हियर w इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दैट द 13.5 जॉल जो है ये आपके पास वैल्यू आ जाती है वर्क डन बाय द ग्रेविटी की, और इस तरह से हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। Similarly, we can also find out the conclusion regarding the conservation of energy. So it's mean that अगर आप गौर करें तो अगर हम किसी भी चीज़ पे वर्क डन अप्लाई करते हैं और वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ अनदर एनर्जी स्टोर हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है अगर आपने किसी, तो इसका मतलब है ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसके दो केसेस हो सकते हैं। एक वो वर्क डन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने किया है, उसके लिए आपके पास जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है तो वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगी प्लस काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगी, तो ओवरऑल जो है उसके अंदर एनर्जी के अंदर चेंज रहेगा। तो इसलिए कंजर्वेटिव सिस्टम्स के अंदर जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, बट नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स के अंदर एनर्जी कंजर्व नहीं रहती बल्कि वो डेसिपेट वगैरह हो जाती है। जबकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनके थ्रू अगर आप कोई वर्क डन करते हैं तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहती है, हमेशा बराबर रहेगी। however energy can be converted into other different forms but overall energy जो है वो हमेशा constant रहेगी। Similarly we can also define the work energy theorem and आप सब लोग जानते हैं कि work is the form of energy and energy can be transformed into the work done and work can be transformed into energy. So this is called the work energy theorem. So the total work done by the both conservative and non-conservative forces give you the change in kinetic energy of the system. Conservation of mechanical energy. So the total work done by the non-conservative force is equal to the change in mechanical energy. याद रखिएगा कि ओवरऑल जो है वो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि जब आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं तो वहाँ पे वो एनर्जी डेसिपेट हो जाती है, तो इसलिए एनर्जी के डेसिपेशन जो है वो ज़्यादातर उसके अंदर पड़ी रहती है। So in the same way, we can also apply for the potential energy curves here. So the curve of hill or a roller coaster is itself essentially a plot of the gravitational potential energy. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास जो है एक बॉल है जो किसी न किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर मौजूद है और आप उसको ड्रॉप करते हैं, तो ये बी पॉइंट है जहाँ पे हाइट जो है वो लोअर हो रही है। देन अगेन फिर जो है वो सी पे पहुंचता है, देन अगेन फॉर द डी पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं वी हैव थ्री डिफरेंट लोअर पॉइंट्स एंड द अपर पॉइंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइट जो है, जब कोई चीज़ हाइट पे होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, जब उसकी हाइट कम हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। फिर अगेन हाइट जो है वो बढ़ रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, फिर अगेन हाइट कम हो रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी लोअर हो रही है, and at the end he gets the maximum potential energy. So this is the roller coaster type track, और इस सिचुएशन के मुताबिक जो है हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है। तो इसको अगर आप देखें तो ए से बी की तरफ जाते हुए आप देख सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज कर रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो के रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को और यू रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। इन द सेम वे जब आप इस पॉइंट पे हैं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, और यहाँ पे जो है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है आपके पास लिटिल बिट लोअर होगी और पोटेंशियल एनर्जी हायर हो जाती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमाइज
तो बी वो पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। वेयर माइट अपेरेंट जो वेट है वो मिनिमाइज। तो याद रखिएगा ए और बी के दरमियान जब हम ए से बी की तरफ आएंगे तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ ऑलमोस्ट फ्री फॉल। वहाँ पे आपके पास बॉडी एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास जो है वो कंडीशन है जिसके अंदर आपके पास जो फ्री फॉल या अपेरेंट वेट जो है वो मिनिमाइज होगा। सो एज वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई दैट द पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्प्रिंग की जो है वो 1/2 के एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। और ये पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली रिट्रेस की जा सकती है बाय यूजिंग दी डिफरेंट वैल्यूज एज यू कैन सी है। तो ये आपके पास जो है कर्व जिसको मैं बना रहा हूँ ये रिप्रेजेंट करती हैं इसको काइनेटिक एनर्जी के सोल्यूशन को। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं जी, रेसिप्रोकल है। सो यू कैन आइडेंटिफाई है दैट कि इनके रेसिप्रोकल होने की वजह से आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली कन्वर्ट्स हैं। तो कन्वर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल इन सब का जो सम होगा वो बराबर होगा और वो आपकी टोटल एनर्जी रहेगी। और ये वाला जो रेड वाला है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी और जो दूसरे वाला है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से आप जो है वो स्प्रिंग और इन सारी चीज़ों के काइनेटिक एनर्जी और उनकी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन लेक्चर की समझ आई होगी जो भी हमने आपस में डिस्कस किए हुए हैं। आपको जो मैंने पढ़ाया है आपको उसका फ़ायदा हुआ होगा। बाकी इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हम फाइनल सिलेबस जो है उसको आप अपने तौर पे हम आपस में डिस्कस करके फाइनलाइज कर लेंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो डिस्कशन करनी हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से हमें मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन और कन्फ्यूजन को रिमूव कर सकते हैं। आप सब